अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के हवाले से। जैसे कि बहैसियत मुसलमान हम मजलूम कश्मीरियों का साथ देते हैं, फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं और दुनिया में जिस कोने में भी जब मुसलमानों पर जुल्म होता है हमारी आवाज़ यहाँ से बुलंद होती है। बहैसियत कौम पाकिस्तानी हम मुसलमान यहाँ से हर मजलूमीन की आवाज़ हम बुलंद करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम यमन की बात करेंगे। हालिया कुछ दिनों पहले यमन सऊदी अरब की जानिब से जंगबंदी की भी पेशकश की गई, लिहाजा इस तमाम तर यमन जंग की तारीख के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और अब तक यमन जंग में जो नुकसानात हुए हैं ये भी हम आपको जो रिपोर्ट शाया हुई है 2 दिन पहले उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम आपको इसकी बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाएं कि यमन जंग कब शुरू हुई थी, तो ये हम आपको बताएं कि 26 मार्च 2015 को यमन की जंग शुरू हुई है। इसकी इब्तिदा यहां से होती है कि यमन में मंसूर हादी की हुकूमत होती है वहां पर, और वहां पर जो बढ़ती हुई महंगाई, चूंकि जैसे कि आप जानते हैं यमन एक गरीब मुल्क है, छोटा सा एक गरीब मुल्क है, वहां पर महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से यमनी अवाम हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे शुरू कर देते हैं और जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं, हुकूमत की तब्दीली की बात करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं। तो वहां पर जो मंसूर हादी की हुकूमत थी वो उन यमनी अवाम को दबाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वहां पर खाने जंगी का आगाज होता है। यमन में एक अवामी इनकलाबी तहरीक के नाम से वहां पे तहरीक चलती है लेकिन जो यमन की हुकूमत थी वहां पे मंसूर हादी उसको सऊदी अरब की पुष्टपनाही हासिल होती है। तो लिहाजा सऊदिया अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हैं कि किसी तरह मंसूर हादी की हुकूमत बरकरार रहे, लेकिन यमनी अवाम इस कदर शिद्दत से उनके जो मजालिम और महंगाई की वजह से तंग आ चुके थे वो इस कदर शिद्दत से उठते हैं कि मंसूर हादी की हुकूमत फिर खत्म हो जाती है। मंसूर हादी को भाग कर सऊदी अरब में पनाह लेना पड़ता है। लिहाजा अगर हम देखें यमन में इस वक्त 26 मार्च को पूरे 6 साल जंग मुकम्मल हो रहे हैं। 2015 में ये जंग शुरू हुई थी और अब ये 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में यमनियों की इस्तिकामत, मुसलसल उनकी इस्तिकामत और उनकी फतहियाबी के चर्चे हैं। दूसरी तरफ देखें तो सऊदियों ने यमनियों से जंग करने के लिए 41 ममालिक का इत्तेहाद भी बनाया था। सऊदी इत्तेहाद एक तरफ और एक तरफ निहत्ते यमनी अवाम, लेकिन फिर भी यमनी अवाम जीत यमनी अवाम की हो रही है। वहां पर मुसलसल यमनी अवाम को मौका मिल रहा है, यमनी अवाम की फतहियाबी हो रही है। सऊदी अरब अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और हालिया जो सऊदिया ने जंगबंदी की बयान दी है ये भी एक आलमी, अगर हम खबर वगैरह में देखें तो वहां से पता चलता है कि ये एक तरह से सऊदिया की शिकस्त हुई है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आखिर ये यमन जंग तनाज़ा इतना अहम क्यों है, सारी दुनिया की तवज्जो यहाँ क्यों है। अमेरिका ने भी यमन की जो अवामी तहरीक थी उस पर पहले पाबंदी लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, उसके बाद जो बाइडेन ने दोबारा उनसे पाबंदी हटाई है। तो लिहाजा पूरी दुनिया की नजरें यमन जंग पर है और आलमी जो ताकतें हैं खुसूसन अमेरिका और बरतानिया सऊदी अरब की भरपूर हिमायत कर रहे हैं इस जंग में। तो इसकी क्या वजह है? अगर हम यमन के जोग्राफियाई हवाले से यमन को देखें तो यमन सऊदी अरब के जुनूब और उम्मान के मगरिब में बहर अहमर और खलीज अदन यानी बहर हिंद और बहर अरब की सरहदों पर वाक़ है। ये इसकी इर्द गिर्द तमाम जो बहीरे हैं, बहर रूम है, बहर खलीज अदन है, बहर हिंद है, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ इंतहाई एक। और ये जो आपना बाबुल मंदिब है ये यहाँ पे सबसे अहम आपना है। ये एशिया और अफ्रीका को जुदा करने वाली आपना भी है। ये महल वकूफ के एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल है। दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाहों में से एक है जहां पर 21 मिलियन बैरल पर डे यहां से गुजरती है ऑयल की। इसके अलावा गैस की जो पाइपलाइनें हैं वो भी यहां से गुजरती है अपना बाबुल मंदब से, और यहां ये बाबुल मंदब यमन का हिस्सा है। ये एक, अगर आप नक्शे में भी इसकी देखें तो ये एक इंतहाई अहम और हसास जगह, चूंकि ये दुनिया सबकी नजरें यहां पर है। जिस तरह की यहां रोजाना तेल और गैस जो यहां से गुजरती है, शिपमेंट जहां से होती है, इसको अगर आप नजर में रखें तो यहां पर
तमाम ताकतें यही चाहती है कि इधर कोई ऐसी कौम या कोई ऐसा मुल्क यहाँ पर मुस्तहकम ना हो जो आलमी ताकतों के लिए चैलेंज बने। लिहाजा तमाम दुनिया की ताकतें मिलकर यहाँ पे यमनी अवाम को दबा रही है। ये क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। अपना बाबुल मंदब है, ये इसको एक चेक पोस्ट के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। ये रेड सी, अगर इसको हम देखें तो गुल्फ ऑफ अदन, अरबियन सी और रेड सी, स्विस कैनाल से होता हुआ ये मेडिटेरियन की तरफ भी रास्ता जाता है। मशरिक वस्ता, अफ्रीका, एशिया, सबको ये एक मिलाने का एक हब है। ये यहाँ से तमाम जो ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट है इनकी गुजरगाहें हैं। इस हवाले से ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अगर यमनियों ने बाबुल मंदब को अगर बंद कर दिया तो सारी दुनिया की चीखें यहाँ से निकलेगी। इसीलिए ये यमन जहाँ तोयल भी होता जा रहा है और आलमी ताकतें सऊदी अरब की हिमायत में भी इसीलिए है। इसकी मेन वजह अगर आप देखें तो यमन की जो तहरीक है अंसारुल्लाह, अवामी रजाकाराना फोर्स की एक तहरीक है जो यमन में इनकलाब लाना चाहते हैं। यमन में जो इससे पहले जो हुकूमत है उसको बरतरफ करना चाहता है। तमाम जो यमनी अवाम है वो इस तहरीक के साथ है अंसारुल्लाह। अगर हम अंसारुल्लाह के स्लोगन अगर हम देखें, उनका अगर सिर्फ हम झंडा देखें तो झंडे पे जैसे कि आपको नजर आ देंगे, ये झंडे पे उनका नारा है। सबसे पहले इनका नारा अल्लाहु अकबर का है, उसके बाद अलमौतुल अमरीका, अलमौतुल इसराइल, अल्लाहनतु अलल यहूद और अल नस्रुल इस्लाम। ये यमनी अवामी तहरीक जिनको हूसी बागी कहते हैं, आलमी मीडिया और हमारी मीडिया में इनको एक बागी की हैसियत से जाना जाता है। इनको सिर्फ हूसी की हद तक, हूसी एक कबीला है वहां उनके हद तक महदूद करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हूसी कबीला नहीं है। हूसी वहां की सबसे बड़े कबीला यकीनन है, लेकिन इनके साथ दूसरे तमाम छोटे बड़े कबीले इनके साथ शामिल है इस तहरीक में। और इनका असल स्लोगन यही है कि सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद अलमौतुल अमरीका, अलमौतुल इसराइल, यानी जो आलमी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया में मजालिम ढाए रहे हैं उनकी तरफ से इनके खिलाफ नबर्द आजमा होना इनका असल स्लोगन है। और इसी से दुनिया की चीखें निकल रही है, खुसूसन आलमी ताकतों की, कि वो नहीं चाहती कि ये इतने एक स्ट्रेटेजिक महल वकू के हामिल मुल्क में इस कस्म के नारे बुलंद हो और इस फिक्र के रखने वाले अवाम वहां पर ताकतवर हो। तो सद यमन जंग की जो एक अहम वजह है यमनियों पर मजालिम डालने की, वो इनका ये नारा है। ये कि एक तरफ मीडिया पे और हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी इनको बागी की सूरत में इनको पेश किया जाता है और इनके हवाले से ये एक मिस प्रोपेगेंडा ये चलाया जाता है कि इनका टारगेट हरमैन शरीफैन है। तो अगर इस बात को अगर हम यमनियों के हवाले से डीपली स्टडी करें, इनकी जो तहरीक चल रही है इस हवाले से देखें, इनके कायदीन के हवाले से अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा आशिक रसूल है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यमन में यमनी लोग मनाते हैं, शायद पाकिस्तान में भी इस तरह न मनाते हों। आपको हम कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। यौम रसूलुल्लाह के मौके पर, विलादत हजरत रसूलुल्लाह के मौके पर यमनी तमाम अवाम बाहर सड़कों पे निकल आते हैं। ये इंतहाई आशिक रसूल है और इनकी भरपूर तरीके से रसूलुल्लाह की विलादत को मनाते हैं। और इनका कई दफा इनके जो सरबराह है अब्दुल मालिक हुसी, इनका भी बयान आया है और इनके दीगर जो लीडर हैं इनकी तरफ से भी बयान आए हैं कि हरमैन शरीफैन के हम दिफा करते हैं, हम हरमैन शरीफैन की इज्जत करते हैं, हम इनके मुदाफे हैं। हम सिर्फ सऊदी अरब की जो आले सऊद है जिनकी तरफ से मजालिम डाले जा रहे हैं, हम सिर्फ इस निज़ाम के खिलाफ हैं जो हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई है। और इस जंग की वजह से अब तक 6 सालों में यमन पर क्या मजालिम ढाए गए, ये रिपोर्ट भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो इनका असल स्लोगन यही है कि हम सऊदी अरब के, सऊदी अवाम के मुखालिफ नहीं, हम सऊदी निज़ाम के मुखालिफ हैं। और अगर सऊदी निज़ाम के हवाले से देखें तो काशोगी का केस देखें या दूसरे जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है सऊदी अरब में, इंसानी हुकूक की अगर आप रिपोर्ट देखें, खुद सऊदी अरब में भी लोगों जो भी कोई इंसानी हुकूक की बात करते हैं उसको दबाया जाता है, उसको फांसी दी जाती है। और जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट से लेके इंटरनेशनल एमनेस्टी की रिपोर्ट सब बरी पड़ी है सऊदी मजालिम के। तो उन्होंने यमनी अवाम ने कोई नई बात नहीं की है। यमन की जो तहरीक है अंसारुल्लाह ने, उसने कोई नई बात नहीं की है, कोई अनोखी बात नहीं की है। उन्होंने वही बातें की है जो इंसानी हुकूक की तंजीमें कर रही है। लेकिन चूंकि मफादात से वाबस्ता मुल्कें और कुछ
جو ان کے ساتھ جو دوسری طاقتیں ہیں امریکہ اسرائیل، وہ وہاں کے عوام کی جو اصل آواز ہے اس کو دبا رہی ہے، ان کو تو موڑ کے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے پاکستانی میڈیا بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اصل حقیقت یمن پر جنگ جاری رکھنے کی ان کا سلوگن ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی طاقت کو، جو عالمی استکباری طاقتیں ہیں، ان کو یہ نہیں مانتی۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل غاصب ہے، یہ ہر جگہ قبضے کرتے ہیں، اپنی مفادات کے لیے یہ لوگ لڑتے ہیں، فلسطین کے ایشو پہ یمنی کھل کے بولتے ہیں اور فلسطینی عوام کے بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو فلسطین میں مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ بھی انصار اللہ کے ساتھ ہے اور انصار اللہ کے بیان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب الموت لعنت علی الیہود، ان کا جو یہودی جو لابی ہے جو دنیا میں سرگرم ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے خلاف بھی یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جو یمنی جو عوام ہے ان کا پہلا سلوگن اللہ اکبر ہے اور جو آخری سلوگن ہے النصر الاسلام، یعنی اسلام کی فتح ہے۔ تو آج کی اس 6 سالہ جو رپورٹ ہے جنگ کی جو 6 سالہ رپورٹ جاری کی ہے یمن میں ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے الانسانیہ کے نام سے، انہوں نے جو مرکز عین الانسانیہ نے منگل کے روز ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ یہ رپورٹ اگر ہم دیکھیں تو شاید ہماری آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہیں، میڈیا پروپیگنڈا وار کے جو پردے پڑے ہیں، اس کو کھولنے کے لیے صرف اس میڈیا کو اگر ایک دفعہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اب تک 43,593 یمنی شہری اس 6 سالہ جنگ میں شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق 17,000 سے زائد شہید ہوئے ہیں، 27,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو شہید ہونے والے ہیں ان میں 3,800 یمنی بچے شامل ہیں جو نہ کسی جنگی محاذ پہ گئے تھے نہ کہیں اور، بلکہ یہ بچے معصوم بچے تھے، ان کو بھی خیال نہیں کیا گیا۔ سعودی اتحاد کے جو الائنس ہے انہوں نے اور ان کی جو بمباری تھی اس سے 3,800 بچے شہید ہوئے ہیں، اور ان 17,000 میں 2,400 خواتین بھی شامل ہیں۔ 4,800 بچے زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً 2,200 کے قریب خواتین بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سعودی اتحاد کی جانب سے بمباری ہے وہ نہ صرف عام شہری علاقوں میں ہے، بلکہ جو شہری تنصیبات ہے، جو ایک جنگی خلاف ورزی ہے قانون کی کہ ان جگہوں کو نشانہ بنانا جو ایک عام شہری کے لیے اور عوامی زندگی کے لیے جو چیزیں بروئے کار لاتی ہے، ان جگہوں پر حملہ کرنا ایک جنگی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن ان تمام تر کے باوجود 15 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، 16 بندرگاہوں کو نشانہ بنایا ہے، 4,700 سے زائد شاہراہوں پلوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، 307 چھوٹے بڑے بجلی گھروں اور آب رسانی کے 2,800 مراکز پر بمباری سے نشانہ بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عوام براہ راست عوام پر اس کا اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ بار بار یمن میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف بھی عالمی ادارے ہیں ان کو خبردار کرتی رہی ہے کہ یمن میں یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یہ خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق ہر 10 سیکنڈ کے بعد یمنی بچہ متاثر ہوتا ہے، یا تو اس کی جان چلی جاتی ہے یا وہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور جو سعودی اتحاد کی جانب سے ان کی ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کی جو بندش ہے اور جو خصوصاً باہر سے جو ایڈ آتے ہیں انسانی حقوق کی، دوائیوں سے لے کر جو تمام چیزیں ان سب پر پابندی ہے، جس سے ایک قحط کا بھی اقوام متحدہ نے اعلان کیے ہیں اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ہے۔ اگر اقتصادی تنصیبات کے حوالے سے بھی ہم اگر دیکھیں تو 395 کارخانے اور ورکشاپس تباہ ہو چکے ہیں، 1200 تجارتی مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حالیہ اگر آپ سعودی بمباری کے حوالے سے عالمی جو خبر رساں ادارے ہیں ان کی اگر رپورٹ دیکھیں تو شادی بیاہ کے جو پروگرامات ہیں ان تک پر بھی حملے کیے جا چکے ہیں، 416 کھیت اور جو اینیمل فارم سے ان پر بھی حملے کیے ہیں، تقریباً 300 آئل ٹینکروں کو بھی تباہ کیا گیا ہے، 57,200 رہائشی عمارتیں اب تک اس جنگ میں تباہ ہو چکی ہیں، 390 ہسپتالیں تباہ ہوئی ہیں، 1100 اسکول اور 247 آثار قدیمہ کی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے، 48 ذرائع ابلاغ کے دفاتر کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک مختصر سی رپورٹ تھی جو 6 سالہ یمنی جنگ ہے، سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ ہے، اس کی ایک
मुख्तसर रिपोर्ट है। अब इसी से हम अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि आलमी मीडिया और हमारी मीडिया में किस तरह यमनी जंग को दबाया जाता था, यमनी हूसियों को बागी कहलाया जाता था, लेकिन हकीकत में इस जंग में जो यमनियों ने जो नुकसान उठाए हैं, आम शहरियों को जो नुकसान हुई है, इसका अब अजाला ही मुमकिन नहीं। पहले से ही एक गरीब मुल्क पे इस कदर जंग का मुसल्लत होना और अब इनके लिए दोबारा इन तमाम तर चीज़ों को सिरे से सही करना और जंग की, और अभी जो सऊदी अरब की जानिब से भी सुलह की बात हुई है, इस पर भी यमन की तरफ से इनके ऊपर रद्दअमल सामने आया है। यमनियों का कहना है कि ये सऊदी अरब की तरफ से कोई पहली बार पेशकश नहीं हुई, इससे पहले भी 10वीं बार इन्होंने पेशकश की है और खुद ही सबसे पहले इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। जो अल हूसी के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो लीडर है मोहम्मद अली अल हूसी और दूसरे जो लीडर हैं, इनका बयान सामने आया है। इनका कहना है कि अगर सऊदी अरब वाकई में जंगबंदी चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जो बंदरगाहें और एयरपोर्ट की बंदिश है इसको खत्म किया जाए, लेकिन बजाय कि सऊदी उसके बयान के बाद कि इन चीजों को खत्म कर देते, अभी हाल ही में पिछले दिन ही दोबारा बमबारी हुई है जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। तो ये एक सऊदी अरब की जानिब से सिर्फ एक आलमी दबाव के वजह से सऊदी अरब की जानिब से ये सिर्फ एक बयान की हद तक है कि हम जंगबंदी करने जा रहे हैं, और लेकिन सऊदी अरब की जंगबंदी इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको मुसलसल शिकस्त हो रही है। इन तमाम तर हमलों और 41 ममालिक के इत्तेहाद के बावजूद यमन में सऊदी अरब को कोई खास खातिर खा कोई फतह नहीं मिली, बल्कि जो मारिब एक स्ट्रेटेजिक इलाका है और जंग चल रही है शिद्दत से। और हालिया जो इसके मारिब की रिपोर्ट से मारिब के जो बड़े इलाके हैं इनको अंसारुल्लाह और यमनी अवामी तहरीक ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो ये भी एक सऊदी अरब के लिए एक बड़ा दचका है। यकीनन हमारे यहाँ मीडिया में तो जो सऊदी अरब के अगर कहीं पे कोई मिसाइल एक आध मिसाइल लग देते हैं तो उसको बड़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, लेकिन जो यमनी अवामी जो तनसीबात इस कदर तबाह हुए हैं, जिस तरह अभी आप रिपोर्ट में देखा है, तो इसको कभी हम हाईलाइट नहीं करते हैं। तो हकीकत में यमन के ऊपर एक मजालिम डाया गया है आलमी ताकतों की जानिब से, लेकिन इसकी फ्रंट लाइन पर सऊदी अरब को सामने रखा है। चूंकि अगर आलमी ताकतें खुद बराह रास्त यहाँ पर जिस तरह अफगानिस्तान इराक में हमला किया है, अगर यमन पर हमला करते तो शायद मुसलमानों का रिएक्शन कुछ और होता है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के चेहरे में आलमी ताकतें एक आले सऊद के जरिए यमन पर यह जंग मुसल्लत की हुई है, और इसमें शिकस्त यमनियों सऊदी अरब की हुई है और सऊदी इत्तेहाद की हुई है। यमनी अगर हम देखें तो इनके जंगी महाज पे भी इनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है, फिर भी ये जंग लड़ रहे हैं। चूंकि इनके पास एक जज्बा ईमानी है, इनके ये अल्लाह अकबर के नारे को बुलंद करना चाहते हैं, ये आलमी ताकतों के खिलाफ नबर्द आजमा होना चाहते हैं। इसीलिए अभी तक सऊदी इत्तेहाद को कोई खातिर फतह नहीं मिली है, और अभी तक इन तमाम तर नुकसानात के बावजूद जो यमनी इलाके हैं वो यमनी अवामी तहरीक के ही कंट्रोल में हैं, और अब तक जो फतह है वो यमनी अवामी तहरीक की ही हुई है। तो लिहाजा हमें मसला कश्मीर को फलस्तीन के साथ साथ दूसरे जगहों पर भी मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम को उजागर करना चाहिए, मुसलमानों की आवाज बननी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज को नहीं देखना चाहिए, मुल्क की मफादात और इनको बालाए ताक रखते हुए हमें हकीकत को आगे बयान करना चाहिए। यमन पर मुसल्लत 6 साल जंग के हवाले से हमने आपको ये मुख्तसरन एक रिपोर्ट पेश की है, और यमन में जो कुछ हो रहा है उसकी हकीकत को बयान करने की कोशिश की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए नासिर इंचन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।